ठीक है बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए पार्ट 3 वीडियो लाए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो तुमको मिल ही चुका है। मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर हम SI मात्रक में लिखें तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये जब मात्रक SI हो, मतलब कूलम बोल रहे हैं, मतलब आवेश का मात्रक SI हो। तो यहाँ पर तुमको कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन तुम गौर से देखो तो यहाँ कह रहा है ऑप्शन ओ जो है ये 2 गुने 10⁻⁻21 कूलम है। यहाँ देखो 1.6 गुने 10⁻⁻9 कूलम है, 19 नहीं है। देखो ये -19 नहीं है बल्कि -9 कूलम है। यहाँ तुम देखो, यहाँ पर ये जो बॉन्ड नंबर तुम देख रहे हो इसमें तुमको कह रहा है कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और जो लास्ट ऑप्शन डी है जिसको 2 लिखा हुआ है 9.1 गुने 10⁻⁻31 कूलम। तो यहाँ पर तुमसे आवेश का मान पूछ रहा है, मतलब एक तरह से कहो परिमाण पूछ रहा है। तुमसे ये नहीं कह रहा उसका प्रकृति कैसा है, प्लस या माइनस, क्योंकि वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इसका सही आंसर होगा क्या, ये बॉन्ड नंबर अलग कलर से दे देते हैं ताकि ये कलर डीप हो जाए थोड़ा। ये बॉन्ड नंबर मतलब जो आवेश होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ये आंसर होगा तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि SI पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। SI पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? तो एप्सिलॉन नॉट पहले तुमको जानना पड़ेगा ये है क्या। तो एप्सिलॉन नॉट को परावैद्युतता कहते हैं, निर्वात की परावैद्युतता, और या विद्युतशीलता भी तुम जानते होगे, वो भी कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर तुमको निकालना है तो तुमको इसके परिभाषा में जानना पड़ेगा, मतलब इसके फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला अगर तुम देखो तो तुम कूलम के नियम को पढ़े होगे। तो कूलम के नियम क्या कहता है कि कूलम का नियम कहता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि यहाँ से तुमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जानना है। तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड कर लो, एक साइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताओ। एप्सिलॉन नॉट अगर करते हो तो यहाँ ध्यान दो, हो जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई F R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि Q1 Q2 ये भी कूलम, ये भी कूलम, आवेश है तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम, यहाँ भी कूलम। 4 पाई का कोई मात्रक तो होगा नहीं, ये कांस्टेंट है इसलिए। और ये बल का न्यूटन, और यहाँ दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, यहाँ देखो 3rd नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कूलम, देखो कूलम साहब का जो बल निकाले थे वो 2 आवेशों के बीच में, तो उसमें जब हम कूलम्स लॉ का एक अलग सेशन लेके हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। लेकिन जो तुमको ये जानना है कि एक्चुअली कूलम साहब जो बल के 2 आवेशों के बीच, आवेश भी ध्यान रखना है कि बिंदु आवेश होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए और बिंदु आवेश होना चाहिए, ये शर्त है, तभी तुम कूलम के नियम को लगा सकते हो। तो फिलहाल ये हम जानना चाह रहे हैं कि वो जो 2 आवेशों, जो 2 स्थिर बिंदु आवेश है उसके बीच जो बल लगता है उस बल का परिमाण, ध्यान दोगे, परिमाण परिमाण परिमाण, परिमाण की बात हम कर रहे हैं। तो वो बल का जो परिमाण होता है वो बल का परिमाण होगा क्या, सो देखो बल का परिमाण, फिर हम वही फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले लिखे थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब कह रहा है कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है।
मतलब दूरी पर कह रहा है तुमको ध्यान देने के लिए, मतलब इसके आवेश में कोई परिवर्तन वो नहीं कर रहा है, आवेश जैसा पहले था वैसा है। तो यहाँ से देखो ये जो तुमको दिख रहा है 1/4πε0 और Q1 Q2 का प्रोडक्ट, ये दोनों नियतांक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आवेश में कुछ कह ही नहीं रहा तुमको करने के लिए, तुमको कहा जा रहा है केवल दूरी में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। तो यहाँ भी हम केवल दूरी में परिवर्तन करेंगे, तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, कुल कांस्टेंट में एक नया कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट और बराबर, जब ये चिन्ह हटता है, ये कांस्टेंट और बराबर का चिन्ह हटता है, तो कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा इस तरह से। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। बताओ, दूरी अगर तुम दुगुना कर देते हो तो बल क्या हो जाएगा। देखो पहले मान लो दूरी r था, पहले दो भाग में इसको बांट देते हैं इसे। ये देखो पहले जब इसको अलग कलर से, पहले दूरी r था, अब जो दूरी है तुम्हारा कह रहा है इसकी दूरी दुगुनी कर दी जाए, मतलब पहले r था तो अब दूरी कितना हो जाएगा बताओ, 2r हो जाएगा। जब r था तो f समानुपाती 1/r²। जब 2r था तो बल निश्चित रूप से बदल जाएगा क्योंकि दूरी बदल रहा है। तो जो पहले हम बल F माने थे, अब वो बल जो मेरा है वो बल हो जाएगा, हम इसको F डैश कह रहे हैं, F डैश। तो F डैश 1/2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। तो अगर तुम इसको यहाँ से देखो तो F डैश जो हो जाता है 1/4r² हो जा रहा है, 1/4r² हो जा रहा है। इसका मतलब अगर तुम देखो पहले का बल कितना है, F समानुपाती 1/r², और अभी इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इस दोनों को तुम भाग दोगे, या देखो यहाँ से तो तुम भाग देते हो, यहाँ देखो 2 को भाग दे दो 1 से, तो क्या हो जाएगा, F डैश बाय F बराबर 1/4r² इंटू r², ये r² कट गया, तो F डैश बराबर F/4। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा नया बल जो आया है, वो नया बल तुम्हारा कितना हो गया, पहले वाले बल का 1/4 गुना। तो इसका आंसर होगा C, 1/4 गुना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हम क्या किए हैं सो ध्यान दो एक बार फिर से। ये कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, मतलब पहले दूरी r था, तो अब कितना हो गया 2r, ये है पहले वाला, यही हो गया। अब मतलब क्वेश्चन में जो दिया है तब, तो 2r हो गया। तो जब r दूरी पर है दो आवेश, जैसे एक आवेश यहाँ पर मान लो Q1, एक यहाँ पर है Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस r है। यहाँ पर वही आवेश Q1, वही आवेश Q2, लेकिन अभी दूरी कितना, यहाँ 2r, ये 2r जो यहाँ लिखा हुआ है ये 2r। तो पहले वाला बल होगा F समानुपाती 1/r², दूसरा जो बल होगा, जो अब जब दूरी हम दुगुना कर रहे हैं तब नया बल हो जाएगा 1/2r का स्क्वायर। तो F डैश यहाँ से गया 1/4r²। अब देखो हम क्या किए, 2 में 1 से भाग दिए, 2 में 1 से भाग दिए, तो F डैश बाय F बराबर 1/4r² इंटू r², r² काट दिए F/4। इसको तुम शॉर्ट में भी बना सकते हो। शॉर्ट में कैसे, सो देखो यहाँ फोर्स कितना था 1/r², यहाँ फोर्स कितना हो गया 1/4r², मतलब 1/r², यहाँ कितना है 1/4, मतलब कितना गुना हो गया 1/4 गुना हो गया, 1/4 गुना हो गया। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब जो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिर उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच जो बल हो जाता है, वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो दूरी दुगुनी होगा तो बल हो जाएगा कितना 1/4 गुना, 1/4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कह रहा है, और ब्रैकेट में है आपेक्षिक परावैद्युतता। इस बात को तुमको ध्यान रखना है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतता। अब देखो यहाँ पर जो तुमको ध्यान रखना है वो ये कि माध्यम का, इसको हम कैसे लिखते हैं, सो देखो माध्यम
का परावैद्युतांक, इसी को बोला जाता है आपेक्षिक परावैद्युतता, आपेक्षिक परावैद्युतता, या इसी को बोला जाता है सापेक्ष परावैद्युतता, सापेक्ष परावैद्युतता, सापेक्ष परावैद्युतता, तीनों एक ही चीज है। इसको जो है कंबाइंडली, मतलब इसको लिखा जाता है एप्सिलॉन आर, या इसको और चलेगा, इतना इंग्लिश चलेगा, या इसको के से लिखते हैं। ये देखो के, एप्सिलॉन आर या के से लिखते हैं इसको। अब कह रहा है कि इसका जो होगा मान क्या हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है, किसी विद्युत परावैद्युतांक हो सकता है। तो एप्सिलॉन आर का मान क्या हो सकता है, तो एक बात दिमाग में रखना है कि इस एप्सिलॉन आर और के का जो मान है वह 1 के बराबर या उससे बड़ा और अनंत के बराबर या उससे छोटा होगा, सामान्यतः यही होगा, ये होगा। यहाँ से तुमको अब ये नहीं खोजने लगना है कि सर बोल रहा है किसी विद्युतरोधी माध्यम, हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा विद्युतरोधी माध्यम है सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये माध्यम है कौन सा। अरे माध्यम कोई सा भी हो, उससे क्या मतलब है, इसका मान देखो कहाँ से कहाँ तक होता है, एक भी होता है और अनंत भी होता है और उसके बीच का सभी मान होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि एप्सिलॉन आर और के का मान जो होगा वह धनात्मक होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ साफ कह रहा है कि ये धनात्मक होगा। तो चलो यहाँ पर पहला ऑप्शन है -1, क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। अच्छा ये ऋणात्मक है तो ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं होगा, ये वाला नहीं हो गया, कट गया। 0 हो सकता है, एकदम नहीं होगा, क्योंकि 0 इसके बीच में ये नहीं है, इससे बाहर है, ये 0 भी नहीं होगा। अब 0.5 होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी 1 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। मान होना चाहिए 1 के बराबर, 1 से बड़ा, और अनंत के बराबर, अनंत से छोटा। तो यहाँ पर इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? 2, मतलब इसका सही आंसर होगा 2। इस बात को दिमाग में रखोगे। अब जो 6 नंबर है तुम्हारा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। अच्छा बताओ, धातु का परावैद्युतांक होता है तो धातु का परावैद्युतांक कितना होगा, जरा बताओ हमको। इसमें ओ बो सौ है और एक और ऑप्शन होना चाहिए, हाँ 2 है, अनंत। तो यहाँ से धातु का परावैद्युतांक होता है, तो तुमको अभी तुरंत हम बोले हैं कि परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर या के, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर मान लो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन जो 12 का होगा उसमें परावैद्युतांक दिया तो ठीक है, परावैद्युतांक अगर दिया तो ठीक है, और बाय द वे अगर परावैद्युतांक नहीं दिया है, अगर परावैद्युतांक नहीं दिया है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक बार इंग्लिश भी जरूर देखना। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा उसको के से भी लिखते हैं और एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं। तो इसका मान तुमको बताए थे अभी कि ये 1 से बड़ा और 1 के बराबर और अनंत से छोटा होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली 2-3 जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो धातु का जो यहाँ पर तुमको परावैद्युतांक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षिक परावैद्युतता, ये जो लिखा हुआ था, जो सापेक्षिक परावैद्युतता जो हम ये सब बताएं, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब जो होता है, ये 2-3 का ध्यान रखना। एक तो जनरली हवा के लिए, हवा जो होता है, हवा के लिए जो तुमको होता है उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर या के का मान अप्रॉक्सीमेटली, इसको लगभग 1 कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है। इसके लिए हम सब जो एग्जैक्ट जो होता है वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये हवा के लिए याद रखना है तुमको। दूसरा जो याद रखना है वो पानी के लिए। अब देखो पानी के लिए जो होता है, इसमें एप्सिलॉन आर या के का मान ये अप्रॉक्सीमेटली 80 भी होता है, कहीं कहीं तुमको लिखा हुआ 79 मिल जाएगा, कहीं कहीं, मतलब हम हालांकि एनसीईआरटी को मॉडल लेकर चलना चाहिए, तो वहाँ पर तुम 80 ही सही लेकर चलोगे, लेकिन कभी कभी 79 भी देता है, कभी कभी 81 भी दे देता है। तो ये 3 बात याद रखना, जो 3 ऑप्शन में से रहे मार देना टिक, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। और एक जो होता है वो तीसरा है धातु के लिए। तो धातु के लिए जो होता है उसमें एप्सिलॉन आर या के का मान अनंत होता है,
अनंत होता है। तो यहाँ पूछ रहा है धातु का परावैद्युतांक, स्पष्ट है, तो धातु का परावैद्युतांक क्या होगा? अनंत होगा। ऑप्शन 2 होगा, 2 होगा। इसको याद रखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ से 7 नंबर, वो ये कह रहा है तुमसे कि दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। मतलब यहाँ पहले हम ध्यान देंगे किस तरह से सवाल को अप्रोच करेंगे, उस पर ध्यान देना जरा। ये सॉल्यूशन अगर तुम कहते हो तो सॉल्यूशन ये हो जाता है कि दो बिंदु वायु में परस्पर r दूरी पर, वायु में, पहला वायु, और वायु में है तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है और एक दूसरे से r दूरी पर है। जो कह रहा है वो हम लिख दिए, रख दिए। तो इस समय बल कितना लग रहा है? F। तो अगर हम कूलम का नियम लगाएं तो बल का जो परिमाण होगा, ध्यान देंगे परिमाण 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 पर, परिमाण वाली बात पर ध्यान रखेंगे। तो बल का जो परिमाण होगा वो होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब कह रहा है K परावैद्युतांक वाले माध्यम में R दूरी पर रखने पर भी उतने ही बल का अनुभव करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो नया बात ये कह रहा है, इसको अलग कलर से लिख रहे हैं कि अब इस दोनों आवेश जो है इसके बीच वायु नहीं है बल्कि एक दूसरा माध्यम डाल दिए और उस माध्यम का परावैद्युतांक K है। माध्यम का परावैद्युतांक K है। कहने का मतलब कि ये आवेश Q1, ये आवेश Q2 और जो माध्यम डाल दिए हैं इस माध्यम का परावैद्युतांक K है और कितना दूरी पर रखा गया है? R दूरी पर रख दिया गया है। कह रहा है यहां ध्यान दो, उतना ही बल का अनुभव करता है। उतना ही बल का मतलब क्या? जितना पहले बल था बल उतना ही है, तो लो लिख दिए बल उतना ही है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां जो ध्यान देने के लिए ये जरूरी है कि जो तुम ये K लिख रहे हो इसको कूलम का नियतांक कहते हैं, लेकिन यहां पर जो K लिखा है जनरली K परावैद्युतांक एप्सिलॉन R या K से लिखते हैं। तुमको ध्यान होगा भाई हम बोले थे कुछ देर पहले कि परावैद्युतांक को K या एप्सिलॉन R से लिखते हैं। तो यहां पर ये जो K है, ये K है वास्तव में कौन सा? यही एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R या K परावैद्युतांक। एकदम दिमाग में रखना है इस बात को। तो अगर तुम ये K लिखते हो तो कहीं ये K, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हो वो देखो, इस K का वैल्यू क्या होता है? इस K का वैल्यू अगर तुम देखो तो इस K का वैल्यू होता है 1/4 पाई, ध्यान देना, एप्सिलॉन यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई माध्यम है, अगर कोई माध्यम है, फिर से सुनो, अगर कोई माध्यम है तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगर वायु के अलावे कोई माध्यम है तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब वास्तविक इसका परावैद्युतता इसको कहते हैं। ये जो एप्सिलॉन है ये वास्तविक परावैद्युतता है, दिमाग में रखेंगे वास्तविक परावैद्युतता। तो ये वास्तविक परावैद्युतता है, ये लिखेंगे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ध्यान जो देना ये है तुमको, यहाँ पर ध्यान तुमको ये देना है कि ये जो तुम्हारा F होगा, ये जो तुम्हारा F होगा ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई। और इस एप्सिलॉन को तुमको क्लास में हम पढ़ाए थे, या अगर तुमको पहले से पता हो तो ये एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ये हो गया Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे ये पूछ रहा है इतना ही बल का अनुभव करता है तो इस R का मान बताइए हमको, R का मान क्या होगा? इस R का मान तुमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, जिसका मान हमको पूछ रहा है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। सबसे पहला हर जगह मेरा यही कंसेप्ट रहेगा कि जो पूछ रहा है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो इसको एक तरफ करोगे तो तुमको आएगा R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय F। और यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम अगर ध्यान देते हो तो यहाँ भी अगर तुम करते हो R स्क्वायर बराबर K
Q1 Q2 बाय F। अच्छा, K को जब लिखे हैं, K को 1/4 एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखेंगे, K को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तुम कहोगे सर यहाँ पर K का मान आप 1/4 एप्सिलॉन लिखे, यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, ये क्या है? जब वायु रहेगा बीच का माध्यम तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, निर्वात की परावैद्युतता, दिमाग में रखना है इस बात को। और अगर वायु के अलावे कोई माध्यम होगा, यहाँ पर देखो साफ कह रहा है कि वायु में रखे हैं r दूरी पर, लेकिन अब जो है माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K। अब उसके बीच माध्यम भर दिया जिसका परावैद्युतांक कौन सी है? K है, उसमें आवेश को रख दिया गया है, तो वहां पर अब नीचे 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि एप्सिलॉन आएगा, और ये एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं सिंस एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये होता है। यहां से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको आर का मान चाहिए। तुम देखो यहां से कुछ तुमको लग रहा है, थोड़ा सा देखो इसमें, अगर इसको तुम देखते हो, बस तुमको जो तुम एक्सप्रेशन लिखे हो वही तुमको बताते जाएगा कि तुमको आगे आगे क्या करना है। 1 एप्सिलॉन आर लिख देते हैं यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय F। ये देखो ऐसे लिख दिए, ये इस तरह से लिख दिया। और यहाँ देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय F का वैल्यू कितना दिए हुए हैं? आर स्क्वायर तुमको दिए हुए हैं। तो यहाँ जो आर स्क्वायर दिया है, तो आर स्क्वायर बराबर 1 और देखो यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन मान लिए कौन सी? 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का मान तुम रख दोगे, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का मान अगर तुम रखते हो तो देखो क्या हो जाएगा, इतना बराबर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रख दिए, और ये आर स्क्वायर बराबर, और देखो तुम जो एप्सिलॉन आर माने हो, ये कह रहा है कि नहीं ठीक है, आप एप्सिलॉन आर को के भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एप्सिलॉन आर को के ही मानिए, क्योंकि प्रश्न में एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या दिए हुए? के दिए हुए। तो यहाँ पर रख देंगे के, तो आर स्क्वायर बाय के, तो यहाँ से क्या आएगा, आर का मान हमको आएगा आर बाय रूट अंडर के, आर बाय रूट अंडर के। देख लो, तो आर बाय रूट अंडर के कौन सा ऑप्शन है मेरा? 100। इसका मतलब 100 कहो, सी कहो, जो भी कहो, जो यहाँ दिए हुए, तो ये तुम्हारा ऑप्शन सही होगा। तो ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हुआ। इस तरह से तुमको समझ के एक एक स्टेप चलना होगा, क्योंकि अच्छा एक बात और देखो, हम इस तरह से लाइन को लिखे हैं, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तुम घर में प्रैक्टिस भी इसी तरह करना। क्यों? क्योंकि जब इधर इक्वेशन लिखोगे, तुमको इधर लिखने से क्या होगा कि तुमको बराबर दिखते रहेगा कि अच्छा इधर ये हुआ तो इधर ये हुआ, तुरंत इसको देखने में तुमको आसानी होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के क्रम में तुमको इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर नीचे लिखने से क्या होता है, एक बार ऊपर देखे एक बार नीचे दिखे, इससे कंसंट्रेशन कमजोर होगा और जिस कारण गलती होने का चांस भी हो सकता है। तो इस तरह करोगे इसका सवाल, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको स्टार मार्क लगाओ। ये बहुत, इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के, लेकिन इस सवाल को ही रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुमको 8 नंबर, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर है। अच्छा देखो, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि, अभी कह रहा है परावैद्युतांक को क्या मानो? एप्सिलॉन आर। कभी कहेगा एप्सिलॉन आर, कभी कहेगा के, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जो भी कहेगा वैसा हम करेंगे। और उसमें निमग्न 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, मतलब 2 बिंदु आवेश है और उस दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो बल का रहा F है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का रहा इस बार मानने के लिए के बजाय। तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या हो जाएगा? अब कह रहा है, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि हवा था और बीच में कोई उसको उसकी जगह पे कौन सी डाल दिए? कोई माध्यम के वाला डाल दिए, और तब कहा कि बताओ क्या होगा आर का मान, ये कह रहा था। अभी की क्या कह रहा है, सो ध्यान दो कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि आर है और उसमें निमग्न 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F है, मतलब तुमको माध्यम जो सॉल्यूशन इसका होगा वो यहाँ पर कि माध्य, अभी जो आवेश रखा है शुरुआत में ही वो माध्यम में रखा है, जिसका तुमको परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर दिए हुए है इस बार।
के जगह पे। और कह रहा उसके बीच क्रियाशील बल क्या है, एफ है, लिख देते हैं वही वाला बात कि तुमको मालूम है कि क्रियाशील बल जो होता है के होता है, ज़्यादा स्पष्ट उससे लिख दे ताकि तुमको जिस इक्वेशन से फैमिलियर हो तुम, के Q1 Q2 बाय, यहाँ इसके बीच अगर डिस्टेंस r है, अगर डिस्टेंस r है तो डिस्टेंस r है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, क्रियाशील बल ये हो जाएगा। और तुमको ये भी पता होगा कि ये माध्यम है, माध्यम है तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन, बताओ माध्यम दिया हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ से चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो उतना एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा। चलो ये इतना ही इसमें। और जो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि ठीक है तो परावैद्युत को हटा देने पर, मतलब अगली बार ये कह रहा है तुमसे कि ऐसा करो कि तुम परावैद्युत को हटा दो। परावैद्युत को हटा देने का मतलब ई हटा देंगे। अच्छा ई हटा देंगे तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो हवा रहेगा। एक प्रैक्टिकल हम करेंगे जमीने पर ना, ऐसा तो नहीं निर्वात हम जाकर करेंगे, निर्वात हम चल देंगे तो फिर कौन सिलेंडर उलेंडर ले जाएंगे सांस लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। जो जनरल प्रैक्टिकल होता है उसी पर दिमाग लगाएंगे हम लोग कि प्रैक्टिकल जमीन पर रख के करेंगे, क्लासरूम में करेंगे। तो अभी माध्यम हटा देंगे तो माध्यम वहाँ कौन ऑक्यूपाई, जगह कौन ले लेगा, हवा ले लेगा। तो वहाँ हवा हो गया, इसका मतलब कि अभी जो आवेश होगा Q1 और Q2, अभी माध्यम हो जाएगा कौन चीज, हवा, अभी माध्यम हो जाएगा हवा। अच्छा माध्यम हवा हो जाएगा तो तुमसे पूछ रहा है कि बल का मान बताओ, तो निश्चित रूप से माध्यम पर तो डिपेंड कर ही रहा है बल। तो अभी बल हम मानते हैं एफ डैश हो गया, एफ डैश हो गया। और यहाँ 1/4 पाई वही अभी एप्सिलॉन नॉट, अभी एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि अभी माध्यम कौन सी हो गया है, हवा, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये हो गया Q1 Q2 और डिस्टेंस r स्क्वायर। बाकी सब उसी तरह रहने देंगे, ये केवल हमको ध्यान किस पर करार रखने के लिए, आप ध्यान रखिए केवल माध्यम पर। आप जो आवेश जैसे था वैसी जगह है, जो दूरी था वो बाय डिफॉल्ट वैसा ही समझना है, जो पहले था दूरी उसी तरह से है, दूरी भी किसी तरह का हम छेड़छाड़ नहीं किए हैं। और आप बिंदु आवेश जो उसमें भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, मतलब हम केवल कंसंट्रेट अपने आप को करेंगे तो माध्यम पर कंसंट्रेट करेंगे कि यहाँ माध्यम था, यहाँ माध्यम को हटा दिए। तो अब तुमसे ये कह रहा है कि बताओ इस एफ डैश का मान क्या हो जाएगा। तो जो निकालना है वो एक तरफ है ये है, यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दो। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन मान लो तुम, इसको इक्वेशन तुम मान लो 1, इसको इक्वेशन तुम मान लो 1। और क्या करो, 2 इक्वेशन में भाग दे दो 1 से, 2 इक्वेशन में भाग दे दो, इक्वेशन 2 में भाग दे दो किससे, बोलो 1 से। तो 1 से तुम भाग दे दिए, जब 2 में 1 से तुम भाग दिए तो क्या आएगा, सो देखो 2 में जब तुम 1 से भाग दिए तो ये आ गया तुम्हारा एफ डैश बाय एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू ये जो 4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा उस कलर से ही लिख देते हैं ताकि तुमको ये लगे कि हाँ सर जो है वो 1 वाले का मान वहाँ पे रखे हैं, तो ये उसी कलर से लिख देते हैं जैसे तुमको सुविधा हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। अच्छा यहाँ से देखो ये आर स्क्वायर कट गया, ये Q1 Q2 कट गया, तो एफ डैश बराबर तुमको क्या आ गया, यहाँ से 4 पाई भी कट गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आया और यहाँ चला गया एफ। फिर नेक्स्ट लाइन क्या, एप्सिलॉन बराबर हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एफ। ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये आ गया तुमको एप्सिलॉन आर एफ। क्योंकि यहाँ पर जो मान होता है तुमको अच्छे से हम बताए हुए हैं कि एप्सिलॉन का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। अच्छा इसको एकदम याद रखना, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये तुमको याद रखना होगा। तो एप्सिलॉन आर इंटू एफ, मतलब अगर तुम यहाँ गौर से देखो तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एप्सिलॉन आर इंटू एफ। ये नया फोर्स जो तुम्हारा एफ डैश है, ये एप्सिलॉन आर एफ, ये एफ डैश चल रहा है,
ये एफ तो इधर जो हम लिए थे वो है, और यहाँ पर लिखे हैं तो ये जो तुम्हारा आएगा एप्सिलॉन आर इंटू एफ आएगा, तो आंसर तुम्हारा बी होगा। यहाँ ध्यान देना है तुमको। तो 8 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब जो 9 नंबर पर देखते हैं कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। अच्छा देखो, गोला है, गोला है, और गोला है कैसा, अचालक पदार्थ से बना, ये गोला है, ये गोला बना हुआ है अचालक पदार्थ से, अचालक है और चालक पदार्थ से बना है। एक बात दिमाग में रखना कि अगर अचालक पदार्थ को जब हम आवेश देते हैं तो जहां आवेश देंगे आवेश वहीं रहेगा स्थिर, वो आवेश मूव नहीं करेगा, क्योंकि आवेश मूव नहीं करेगा उसमें। इसका रीजन ये है कि अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा तो वो गति नहीं करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो फिर आवेश भी नहीं किसी तरह का पिंड पर आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अचालक पदार्थ, अगर अचालक पदार्थ लिए किसी तरह तुम रगड़ के, मान लो कि इसके इस वाले पार्ट को यहाँ पर तुम रगड़े, इस वाले पार्ट को तुम रगड़े और आवेश आ गया, तो ये आवेश यहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि वितरित होकर अंदर नहीं जाने वाला है, जो आवेश आ गया वो आ गया, वो कहीं पर, फिर वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आया और धीरे धीरे वो दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा अचालक में। अचालक में ऐसा नहीं होगा, दिमाग में रखना है कि अचालक पदार्थ में आवेश हम जहाँ देंगे आवेश वहीं रहेगा, जहाँ देंगे आवेश वहीं रहेगा। तो इसीलिए इसमें वितरण उतरण की बात नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर कि आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच एफ बल लगता है। फिर देखो उसी तरह का सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, हम लास्ट में इसको शॉर्ट में कैसे तुमको अप्रोच करना है कि ये भी बता देंगे। तो पहले ये देखो, कह रहा है कि आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच एफ बल लगता है। मतलब एक अगर तुम देखो यहाँ पे कि आर दूरी से विलग है, तो चलो आर दूरी से विलग आवेश है, ये आवेश मान लिए Q1, ये आवेश मान लिए Q2, आर दूरी से अलग है लिखल है, और बल लग रहा है कितना इस दोनों के बीच, F, और F बल लग रहा है तो हम ये कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख दिया। अब कह रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ तुमको क्या कर रहा है, आर दूरी से विलग है तो F बल लगता है, तो हम F बल लिख दिए, जो फॉर्मूला होता है कूलम के नियम के अनुसार यहाँ लिख दिए। अब कह रहा है यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब अब नया जो बात है, नया बात वो ये तुमसे कह रहा है करने के लिए कि आवेश का मान दुगुना और दूरी का मान, आवेशों का मान दुगुना और बीच की और उनके बीच की दूरी को आधा। मतलब तुमको कह रहा है ध्यान कहाँ ले जाओ, आवेश पर भी ले जाओ और दूरी पर भी ले जाओ, लेकिन माध्यम को कुछ नहीं करो, क्योंकि माध्यम के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए माध्यम को हम कुछ नहीं करेंगे। माध्यम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब हम समझेंगे जो माध्यम पहले था वही माध्यम अभी भी है, इतना कंसंट्रेट अपने को करना है। अब देखो, तो जो सेकेंड बात यहाँ पर है कि कह रहा है यदि आवेशों का मान दोगुना, अच्छा आवेश भी चेंज करेंगे दूरी भी चेंज करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि बल भी चेंज कर जाए, बल भी बदल जाए। तो हम मान लेते हैं कि अब इसके बीच का दूरी तुमको कितना कह रहा है, आधी, तो लो आधी करेंगे तो थोड़ा दिखना भी चाहिए कि हाँ भाई दूरी आधा हो रहा है, तो लो है ये दूरी आधा कर दिए, मतलब ये दूरी जो अवरी है वो r/2 है, लेकिन ये आवेश दुगुना है, मतलब Q1 2Q1 हो गया और Q2 2Q2 हो गया। जो क्वेश्चन करा, जो प्रश्न करा हम वही किए हैं कि करा आवेश दुगुना तो Q1 भी दुगुना Q2 भी दुगुना कर दिए, दूरी पहले जितना था उसका आधा कर दिए, r/2 कर दिए, तो निश्चित रूप से जो बल होगा वो बल F' मान लेंगे, और माध्यम तो वही है, K है तो K लिख दिए यहाँ पे, और Q1, तो यहाँ पर जो आवेश है तुम्हारा वो आवेश क्या हो जाएगा बताओ, दो आवेश, जो आवेश है ये आवेश हम क्या लिखेंगे, सो देखो 2Q1 2Q2 बाय कुंची r/2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे F' बराबर K, अच्छा 2 दूनी 4 Q1 Q2 बटे r² बटे 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा F' बराबर
4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो इक्वेशन नहीं, समीकरण लिखो हिंदी। समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, अच्छा देखो मान जो रख रहे हैं थोड़ा ध्यान से तुम देखो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बराबर कितना है, एफ, यहाँ लिख देंगे एफ, तो एफ डैश बराबर 16 सॉरी एफ डैश बराबर 16 एफ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बराबर एफ, तो 16 एफ। तो जो नया बल हुआ, कहने का मतलब जब तुम आवेश के मान को 2 गुना कर दिया, उसके बीच की दूरी को तुम आधा कर दिया, तो उससे नया बल जो हुआ वह पहले वाले बल का क्या गुना हो गया, 16 गुना। तो आंसर होगा इसका सी। यही सब बात है ध्यान रखने का, इसमें और कोई विशेष बात है नहीं, इसको दिमाग में रखोगे। अब कह रहा कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए तथा बी दोनों, मतलब कह रहा है केंद्रीय बल भी विद्युत बल भी, और इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन भी है कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछे हुए बिहार बोर्ड में। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इसलिए कि सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि केंद्रीय बल है क्या, एक्चुअली क्या है केंद्रीय बल। तो केंद्रीय बल क्या है कि जैसे मान लो एक आवेश अगर तुम्हारा यहाँ Q1 है और दूसरा आवेश तुम्हारा Q2 है, तो कूलम्ब साहब ये बोले थे कि जो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, बल जो लगेगा वह बल इस रेखा पर होगा, मतलब ये जो क्रियाशील बल होगा कि मतलब ये इस दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर तुम आकर्षण कहते हो तो कुछ इस तरह बल का दिशा होगा, आकर्षण कहते हो तो कुछ बल का दिशा ऐसे, और अगर तुम प्रतिकर्षण कहते हो तो बल का दिशा कुछ ऐसे। मतलब ये कलर जो तुमको दिख रहा है ये है किसके लिए, प्रतिकर्षण के लिए, प्रतिकर्षण के लिए। और ये जो कलर तुमको दिख रहा है ये कलर है किसके लिए, तो आकर्षण, आकर्षण के लिए दिखा है। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण जो भी हो रहा है, जो क्रियाशील बल है, क्रियाशील बल, जो बल लग रहा है वह एक ही इसी रेखा पर होगा, मतलब इस दोनों आवेश को जो मिलाने वाला बल जो रेखा है, इस दोनों आवेश को जो बिंदु आवेश को मिलाने वाला जो रेखा है, अगर मेरा बल क्रियाशील बल एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, तो वह केंद्रीय बल होगा। पहचानने का तरीका यही है, केंद्रीय बल होगा। अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी केंद्रीय बल है। जनरली अगर बल है कुछ इस तरह के फॉर्मेट का, F समानुपाती 1/r स्क्वायर का, तो ये जो है इसको देखकर तुम कह सकते हो कि ये क्या है, केंद्रीय बल है, यह तुम्हारा केंद्रीय बल है, ये तुम्हारा केंद्रीय बल है। ये फॉर्मेट एक तरह से कह सकते हो कि जो बल अगर दूरी के बल के विरुद्ध कर्मानुपाती है इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि वह केंद्रीय बल है। मतलब केंद्रीय बल पहचानने का तरीका ये भी है कि अगर दो बिंदु आवेश है और गुरुत्वाकर्षण तुम पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो वहाँ दो मास है M1 M2, उसको मिलाने वाली जो रेखा है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, मतलब जो क्रियाशील बल है गुरुत्वाकर्षण, वो उसी रेखा के अनुदिश होता है, उसी अनुदिश होता है। अंतर यहाँ पर वहाँ मास में ये है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब आकर्षण वाला होता है, जबकि आवेश हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। तो दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और समान एक दूसरे को आकर्षित, तो इसलिए यहाँ पर दो दिशा इस तरह से होता है, लेकिन वहाँ पर एक ही केवल आकर्षण बल ही होता है, और आकर्षण का ही दिशा होता है, और वो जो क्रियाशील बल रेखा है वो एक ही रेखा पर होता है, तो इससे हम कहेंगे केंद्रीय बल उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कि हवाई जहाज का टायर किस पदार्थ का बना होता है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में तुमको रखना पड़ेगा कि हवाई जहाज का टायर किस पदार्थ का बना होता है। तो हवाई जहाज का जो टायर होगा वह रबर का बना होगा। हवाई जहाज का टायर किस चीज का बना होगा, हवाई जहाज का टायर बना होगा तुमको रबर का, रबर का बनता है।
इसको याद रखना। अच्छा, क्यों रबर का बना होता है? क्योंकि रबर को जो है एक्चुअली अर्धचालक रूप में बनाया जाता है। अब तुम कहोगे सर कौन सी रबर, कौन सी अर्धचालक? तो ये जो रबर है उसमें कुछ मिलाया जाता है, कुछ बाहरी यौगिक मिलाया जाता है, जैसे कार्बन ब्लैक, जो मेन यौगिक रूप में कार्बन ब्लैक है, उसको मिलाने से रबर थोड़ा सा चालक हो जाता है, थोड़ा उसमें चालकता आ जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे टेक ऑफ हुआ या लैंडिंग हुआ, टेक ऑफ मतलब हवाई जहाज उड़ गया, लैंडिंग मतलब उतर गया एयरपोर्ट पर, तो जब उतर रहा है या हवा मुड़ रहा है तो घर्षण के कारण क्या होता है चक्का में, कि जब उतरता है तो जमीन से चक्का रगड़ाता है, तो उसमें क्या होता है, घर्षण कारण उसमें क्या होता है, आवेश आ जाता है और कुछ चालक बना रहता है। और हवा में जब जिस समय उड़ रहा होता है, हवा में घर्षण होता है, तो उसके चक्का, उसके बॉडी पर क्या होता है, आवेश, स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है और वो आवेश उसके चक्का पर भी रहता है। तो जब जमीन पर उतरता है तो चक्का जो चालक थोड़ा बना होता है, तो जमीन के संपर्क में आने से वह ग्राउंड हो जाता है, अर्थ हो जाता है, मतलब आवेश उसका खत्म हो जाता है, जिससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, मतलब कोई झटका तुमको विद्युत का नहीं लगेगा जो यात्रीगण है उतरते समय उनको, या उसमें कोई स्पार्क नहीं होगा, जिससे कि ऐसा उसमें ईंधन फ्यूल व्यूल भरा रहता है, ईंधन हवाई जहाज में कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। इस सब के लिए इसमें थोड़ा चालकता वाला इसको मतलब अर्धचालक बनाया जाता है। किसको? रबर को। मतलब उसमें कुछ चालकता किस किस चीज से बना मिलाया जाता है? तो जो मेन यौगिक है वो कार्बन ब्लैक एक नाम का होता है, जिसको रबर में मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसकी चालकता थोड़ा रबर का बढ़ जाता है। और ऐसा होने से आवेश जो होता है धीरे धीरे, एक बार में नहीं, धीरे धीरे आवेश ग्राउंड में चला जाता है, मतलब अर्थ हो जाता है, और कोई भी अप्रिय दुर्घटना होने से हवाई जहाज में बच जाता है, जिससे पब्लिक भी सुरक्षित रहता है जो उसके अंदर बैठा रहता है, यात्रीगण जिसको कहते हैं, वही रीजन है। और एक ग्रेफाइट भी मिलाया जाता है, कुछ धातु के कण भी, जैसे निकेल, कॉपर, छोटा छोटा कण भी मिला दिया जाता है रबर में, ताकि कुछ सुचालक हो जाए और जो आवेश है वह धीरे धीरे ग्राउंड में चला जाए। ये सब चीज होता है। तो याद रखेंगे कि हवाई जहाज का टायर रबर का बना होगा। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये सब धातु है, बनेगा तो वही खतरा बना रहेगा, आग लग सकता है, जो कोई अप्रिय घटना हो सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के टायर को पूर्ण सुचालक क्यों नहीं बनाया जाता है? अच्छा, हवाई जहाज के टायर को पूर्ण सुचालक बना देंगे तो क्या होगा? मान लो हवा में जिसमें टेक ऑफ किया, जमीन में कुछ रगड़ाया तो उसके कारण कुछ घर्षण हुआ, कुछ हवा में हुआ उसके कारण हवा में घर्षण हुआ, उसके बॉडी में, मतलब हवाई जहाज के शरीर में घर्षण हुआ, उससे उस पर कुछ आवेश आ गया। अब आवेश जब आ जाएगा, चलते चलते तो हवा में लगातार चल रहा है तो उसमें घर्षण होते रहा, तो आवेश बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर चालक का बना होगा जिसमें वो लैंडिंग करेगा, मतलब एयरपोर्ट पर उतरेगा, तो क्या संभावना है कि अचानक जब आएगा, ज्यादा चार्ज रहेगा और अचानक जब धरती के संपर्क में आएगा तो स्पार्क हो जाएगा। स्पार्क होगा तो उसके अंदर फ्यूल रहता है, वो उसमें भी आग लग सकता है। जो पब्लिक रहेगा उसको बहुत तेज झटका लग सकता है, उसमें कोई हमेशा अप्रिय घटना होने के चांस बना रहेगा। इसीलिए इसको सुचालक का क्यों नहीं बनाया जाता है? ताकि लैंडिंग के समय चिंगारी ना निकले, अगर चिंगारी निकलेगा तो खतरा बढ़ेगा। तो इसलिए सी नंबर, इसको याद रखेंगे हम लोग, जो रीजन बताएं वो भी याद रखना है, खाली ऐसा नहीं कि बस रट लिए, वो ऐसा नहीं करना है। अब आगे देखो, कह रहा विमान की उड़ान भरने के दौरान उसके शरीर पर किस प्रकार का आवेश जमा हो जाता है? थोड़ा कट उठ गया है, चिंता की बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं, यह है कुंची शरीर, यह शरीर है, मतलब विमान के उड़ान भरने के दौरान उसके शरीर पर किस प्रकार का आवेश जमा होता है? किसके शरीर पर? अरे विमान का शरीर, जो विमान का जो बॉडी होता है ऊपर जो बना हुआ था, जिस शेप का बना होता है, तो कह रहा है कि उस पर किस प्रकार का आवेश आता है। तो हमको क्या पता किस प्रकार का आता है, धन आता है कि ऋण आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि कोई न कोई आवेश आएगा, और जो आवेश आएगा चूंकि घर्षण के कारण आएगा। किसके घर्षण? या तो उसके टायर में घर्षण होगा, या उसके बॉडी जो हवा में चलेगा तो हवा के कारण उसका पूरा बॉडी टायर सब संपर्क में आता है, उसमें घर्षण होगा, और उस घर्षण के कारण क्या होगा कि उस पर आवेश आएगा। कोई भी आवेश आ सकता है, चाहे धन या ऋण, हमको इतना उसके बारे में कोई एनालिसिस नहीं किए हैं, लेकिन एक बात तय है कि जो आवेश होगा वह स्थिर विद्युत आवेश होगा। स्थिर विद्युत आवेश होगा मतलब स्थैतिक विद्युत आवेश होगा। ये हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते उस पर धन्य होगा, ये भी नहीं कर सकते उस पर ऋण होगा, लेकिन आवेश जो भी होगा वो स्थिर विद्युत आवेश होगा, एक जगह वहां पे जमा रहेगा। और उसमें तुमको पता होना चाहिए, उसमें भी एक लगा रहता है, एक विक टाइप का, WICKS विक्स जो लगा होता है, उसमें क्या होता है, उससे धीरे धीरे आवेश भी क्या होता है, उससे लीकेज होते रहता है, ताकि उसमें एयर में भी, ताकि ऐसा ना हो कि उसमें आग लग जाए, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टायर पूर्ण सुचालक होता तो लैंडिंग के समय क्या हो सकता था?
अच्छा यहाँ कह रहा है लैंडिंग के समय क्या हो सकता था, तो ये देखो लैंडिंग के समय क्या हो सकता था, सो देखो ध्यान दो, लैंडिंग के समय क्या हो सकता था, जमीन से टकराते ही स्पार्क या आग लग सकती, तो ये बता ही है तुमको, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, रबर किस प्रकार का पदार्थ है। अब देखो ये क्वेश्चन, रबर किस प्रकार का पदार्थ है, तो पूर्ण सुचालक, पूर्ण अचालक, अर्धचालक और धातु चालक। रबर किस प्रकार का पदार्थ है, तो रबर किस प्रकार का पदार्थ है, तो रबर में देखो रबर अलग अलग तरह का बात है। जो प्राकृतिक रबर होता है वो पूर्ण कुचालक होता है, पूर्ण कुचालक। लेकिन जो हवाई जहाज में प्रयोग होता है वो अर्धचालक बना है, उसके टायर में जो लगाया जाता है उसमें अर्धचालक, और कुछ उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी भरा रहता है उसके टायर के अंदर, ताकि वो ताप और दाब में परिवर्तन भी हो तो उसको वो बर्दाश्त कर सके, इसके लिए उसके टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और साथ ही साथ उसके टायर को अर्धचालक बनाया जाता है। और पूर्ण चालक भी होता है रबर, पूर्ण चालक भी होता है, उसके लिए उसमें अलग से कुछ मिलाया जाता है जिसके कारण वो पूर्ण चालक बन सके अपने जरूरत के हिसाब से। लेकिन अगर तुमको कहा जाए हवाई जहाज के तुलना में अगर रबर किस प्रकार का पदार्थ है, तो इसमें तो कोई भी बात हो सकता है ना, कुचालक, प्राकृतिक रबर कुचालक भी हो सकता है, या सिंथेटिक रबर कुचालक भी हो सकता है। कुचालक हो क्या, होता ही है कुचालक। लेकिन जो हवाई जहाज के टायर में रबर लगता है वो अर्धचालक बनाया जाता है। और तीसरा पूर्ण चालक भी रबर होता है, उसमें कुछ चालकता मिलाकर, अलग अलग यौगिक पदार्थ मिलाकर उसको चालक बनाया जाता है। तो अगर तुमसे ये कहे कि रबर किस प्रकार का पदार्थ है, तो हम यहाँ पर इसका जवाब हवाई जहाज के अथी में दे रहे हैं कि हवाई जहाज के अथी में दे रहे हैं कि जब हवाई जहाज के चक्के के तुलना करके, चक्के के तुलना में, हवाई जहाज के चक्के के तुलना में अगर हम इसका जवाब इसका दें, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा अर्धचालक। हालांकि क्वेश्चन को देना चाहिए था ऐसा कि हवाई जहाज स्पष्ट लिखना चाहिए था, लेकिन हम जिस चैप्टर से लिए हैं उस चैप्टर में चूंकि उसका चर्चा ही था हवाई जहाज का, इसलिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिया उस चैप्टर में। तो किताब वाला ये सोच के दिया है कि हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, उसमें हवाई जहाज की चर्चा कर रहे हैं, तो जो बच्चा को रबर समझ माना चाहिए वो हवाई जहाज के जो चक्का में लगता है वही रबर समझ माना चाहिए। तो इसका आंसर अर्धचालक। यहाँ हम स्पष्ट लिख भी दिए हैं कि हवाई जहाज के चक्के की तुलना में अगर हम देते हैं तब जवाब हम दे रहे हैं अर्धचालक। 17 नंबर, हवाई जहाज के टायर में किस पदार्थ को मिलाया जाता है ताकि आवेश धीरे धीरे उतर सके। देखो आ गया बात, जो मेन है, देखो कार्बन ब्लैक भी मिलाया जाता है, कार्बन ब्लैक भी तुमको भी बोले थे, और ग्रेफाइट, ये दोनों मिलाया जाता है। कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट दोनों मिलाया जाता है। लेकिन कार्बन ब्लैक जो है ये प्रमुख है, प्रमुख रूप से इसका यूज होता है उसमें, प्रमुख रूप से इसका यूज होता है, प्रमुख रूप से कार्बन ब्लैक का। तो कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट दोनों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कार्बन ब्लैक। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मतलब सटीक अगर आंसर देखो, प्रमुख रूप से कार्बन ब्लैक को ही मिलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं ग्रेफाइट नहीं मिला, ग्रेफाइट मिलाकर भी रबर में उसके चक्के को थोड़ा सा चालक बनाया जाता है। तो दिमाग में इस बात को रखना है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन ब्लैक मिलाने का क्या प्रभाव होता है, देख लो। ये अब ये बोले थे थोड़ा सा कौन सी होगा, चालक हो जाएगा, तो टायर पूरी तरह चालक बन जाएगा, पूरी तरह बनेगा, जुलमे हो जाएगा, आग नहीं लग जाएगा, उसमें ईंधन रहता है, स्पार्क हो सकता है, झटका लग सकता है विद्युत को, जो उसके अंदर यात्रीगण बैठे रहते हैं। तो काहे भाई तू पूरी चालक काहे बनेगा, तो लोहे का बना देते हैं हम, काहे के लिए रबर में मिलेंगे एक्स्ट्रा अलग से। टायर, ये तो नहीं होगा आंसर, ये तो नहीं होगा डायरेक्ट आंसर। टायर पूरी तरह चालक बन जाएगा, तैयो तो आवेश नहीं जाएगा ना, वहाँ ग्राउंड में जाएगा, अर्थिंग होगा, अर्थ होगा उसका, नहीं होगा। जमीन बता तो उसका आवेश खत्म हो जाता है, ये भी नहीं होगा। टायर अर्धचालक की तरह चार्ज को धीरे धीरे उतारता है, ये एकदम सही बात है कि अगर टायर अर्धचालक बन जाएगा तो क्या होगा, आवेश को धीरे धीरे वो उतारेगा या धीरे धीरे रिलीज करेगा, जिससे जो उसका आवेश है वो खत्म हो जाएगा और कोई भी अप्रिय घटना होने से बच जाता है। इस बात को दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा, हवाई जहाज के टायर को पूर्ण अचालक रखने का मुख्य उद्देश्य है। पूर्ण अचालक, हवाई जहाज के टायर को पूर्ण अचालक रखने का मुख्य उद्देश्य है।
अच्छा, हवाई जहाज के टायर को पूर्ण औचालक रखने, पूर्ण औचालक काहे रखेंगे? पूर्ण अगर औचालक हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ई क्वेश्चन, शोर कम करना, आवेश को नियंत्रण, टायर को चमकाना, ईंधन की बचत। अच्छा, आवेश को नियंत्रित रखना, अगर मान लो कि पूर्ण औचालक बनियो जाता है, अगर तुम्हारे मन में रखने हम ऐसा करते हैं कि हम टायर को पूर्ण औचालक बनाएंगे तो ईंधन की बचत करेंगे। उसमें क्या ईंधन को, उसमें क्या बचत है भाई? टायर को चमकाना, टायर कौन सी चमकाएंगे हम? टायर को चमकाने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, शोर कम करना, कोई से शोर करेगा, ऊपर चल रहा है तो शोर कम होगा उससे, वो तो अपना हवा में चल रहा है। हाँ, जिसमें घिसियाएगा उसमें थोड़ा मानते हैं जो हो, शोर कम हो ज्यादा हो। लेकिन आवेश को नियंत्रित रखना, हाँ, और चालक का मतलब ये होता है क्या? आवेश बाहर नहीं जाएगा। जिस अगर अचालक कोई भी वस्तु है उस पर आवेश दिए, जहां आवेश दिए वहीं रहेगा, तो आवेश क्या रहेगा? वहां नियंत्रित रहेगा। इसका अगर आंसर देना चाहो तो आंसर होगा इसका बी। लेकिन इसका हवाई जहाज के चक्का में ऐसा नहीं है कि पूर्ण अचालक का बना देंगे, पूर्ण अचालक का नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके अर्धचालक के रूप में हम यूज करते हैं। मतलब उसकी चालकता को थोड़ा बढ़ा देते हैं। किसके? वो जो रबर रहता लगा हुआ चक्का हवाई जहाज के, इसलिए वो दिमाग में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कि टायर के सुचालक न होने से क्या लाभ होता है? देखो फिर बात आ गया कि टायर अगर सुचालक नहीं है तो क्या लाभ होगा। मतलब सुचालक हो जाएगा तो हानि है, उससे क्या, उससे लाभ है? सुचालक होने से नहीं है, हानि है। क्या स्पार्क हो जाएगा, आग लग सकता है, विद्युत को झटका लगेगा उसके अंदर जो यात्रीगण बैठल है। तो इसीलिए टायर को क्या करते हैं? पूर्ण सुचालक नहीं बनाते हैं। तो कह रहा है टायर के सुचालक न होने से क्या लाभ होता है? बिल्कुल सही बात है। अगर टायर मेरा सुचालक नहीं होगा तो लाभ तो होबे करेगा, नहीं आग लगेगा उसमें और नहीं विद्युत को झटका लगेगा जो उसमें बैठल है। तो होगा टायर जल्दी पिघल जाता है, एकदम नहीं, ये तो बातें नहीं होगा, यह हटाओ इसको, इसका कोई जरूरत नहीं है। टायर जमीन में विद्युत आवेश एकदम से नहीं छोड़ता है। टायर बहुत भारी हो जाता है, पहले इसको देखते हैं, काहे भारी हो जाएगा? टायर अधिक शोर करता है, एकदम नहीं। तो टायर के सुचालक नहीं होने से क्या होगा? टायर जमीन में विद्युत आवेश एकदम से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सुचालक होगा तो तुरंत विद्युत आवेश चला जाएगा जमीन में। और तुरंत जब विद्युत आवेश जाएगा एक ही बार में, जैसे तुम देखते होगे कि आकाश में जब बिजली चमकता है और कहता है कि वो ठनका गिरा सब जो बोलता है, वो है क्या कि मतलब वो घर्षण के कारण बादल का अलग अलग लेयर होता है, परत होता है। और उसमें जब हवा का चलता है तो हवा से कारण क्या होता है? उसमें आवेश बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत ज्यादा आवेश हो जाने के कारण जब आवेश का क्षरण होता है, क्षरण होने का मतलब जब आवेश लीक करता है, जब आवेश लीक करता है तो एक जगह इस तरह से चमकता हुआ तुमको दिखता हुआ लाइन जैसा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो आवेश जमीन में चला जाता है। जिससे क्या, उसको कहते हैं स्पार्क, हैवी स्पार्क होता है। अगर अगल बगल कोई रहा तो बहुत ही भारी दुर्घटना हो सकता है। तो इसीलिए वैसा हो जाता है, वैसा होने के। लेकिन अगर यही करा कि टायर के सुचालक, अगर सुचालक नहीं होने से लाभ क्या है उसमें, कि टायर जमीन में विद्युत आवेश को धीरे धीरे उतारेगा। अगर एक बार, जैसे उसमें आकाश बलम होता है, बिजली चमकता है, एक बार होता है तो क्या होता है? इसको कहते हैं कि ठनका गिर गया देहाती भाषा में। या अगर तुम कहो तो बिजली जो इस तरह से गिरता है जमीन पर, उससे अगल बगल कोई रहा, बहुत भारी घटना होता है। क्यों? क्योंकि एक बार में आवेश पूरा जमीन में चला जाता है। इसीलिए अगर उसी तरह अगर इस चक्का अगर पूर्ण चालक बन जाए तो जो आवेश उसमें जमा होगा हवा में घर्षण के कारण, वो ग्राउंड लैंड होते हुए उसके संपर्क में से चिंगारी फेंकेगा। जैसे विद्युत, जैसे बादल जब गरजता तो जो बिजली गिरता उसमें चिंगारी फेंकता, वैसा चिंगारी फेंकेगा। और इससे फिर वही बात, एक ही बात, कि जो उसके अंदर यात्रीगण बैठे हुए हैं उनको झटका लग सकता है, उसके अंदर फ्यूल भरा रहता है हवाई जहाज के अंदर, उसमें आग लग सकता है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि टायर के सुचालक न होने से लाभ यही होता है कि टायर पर जो आवेश जमा है वो जमीन में धीरे धीरे उतरता है। तो सही आंसर इसका बी होगा। तो तुम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 20 अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम देखे और इसको अच्छे से पढ़ोगे। किसी तरह का कोई डाउट होगा, टेलीग्राम लिंक तुमको हम दे दिए हैं, उस पर जाके देखना और हमको मैसेज करना, हम इसका फिर से तुमको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। हमको लगता है इससे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और जो नेक्स्ट है, एक यही था पार्ट 3 क्लास 12 के लिए, हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए, वो यहाँ पे लिख दिए ताकि तुमको अगर देखो तुमको लगे कि हाँ कौन सा पार्ट चल रहा है। बस इतना ही आज की क्लास में। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। अभी विशेष रूप से जो 2026 में एग्जाम होने वाला है शुरुआती महीनों में, क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, उस पर विशेष रूप से फोकस करके हम इस प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ला रहे हैं, ताकि जो तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर करे। तुम पढ़ोगे,
बाकी जो क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेरे साथ, उनको आके हमसे पूछना है कि सर ये हम नहीं समझे, किसी तरह का हमको डाउट हो रहा है सर, तो वो वहाँ भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, वो टेलीग्राम लिंक हम शेयर किए हुए हैं, टेलीग्राम लिंक आप उस पर हमको भेजिए कि कौन कौन सा प्रॉब्लम आपको है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस आज क्लास इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट 4 के साथ फिर जल्दी मिलेंगे। चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है।